स्टार्ट करेंगे आप लोगों की आउटलाइन का 7th मॉड्यूल जिसका नाम है मोनोपोली। तो मोनोपोली बेसिकली एक मार्केट स्ट्रक्चर है और मोनोपोली के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स की क्या टाइप होती हैं और देन हम अपने मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि मार्केट का जो ओवरऑल सेटअप या ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसे हम समझते हैं कि मार्केट जो है वो काम कैसे करती है। ठीक है, कि मार्केट का ओवरऑल सेटअप क्या है और मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कि मार्केट्स जो है वो किस तरह से वर्क करती है, यानी मार्केट में कितनी फर्म्स हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन सी प्रोडक्ट की टाइप जो है या किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें बेचा जा रहा है। ठीक है, फर्म्स को मार्केट में एंटर होने की इजाज़त है भी या नहीं, या हमें किसी तरह के बैरियर्स का या रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या कोई फर्म जो है वो प्राइस कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट कितनी कंपेटिटिव है या कितनी कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो इसी बेस पर जी इकोनॉमिस्ट ने जो है वो मार्केट को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो चार मेन टाइप्स होती है। मार्केट स्ट्रक्चर्स की चार मेन टाइप्स होती हैं। पहली होती है जी परफेक्ट कंपटीशन, दूसरी होती है जी मोनोपोली, तीसरी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथी होती है जी ओलिगोपोली। अब हर स्ट्रक्चर की अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं और हर मार्केट में फर्म्स का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक आइडिया ये है कि जितनी ज़्यादा फर्म्स होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा और जितनी कम कम फर्म्स होंगी उतना ज़्यादा जो है वो कंट्रोल्ड जो है वो एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, मतलब जितनी कम फर्म्स होंगी उतना ज़्यादा कंट्रोल एक या कुछ फर्म के पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन को देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है। हम सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को समझेंगे। तो क्या कहते हैं, तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन क्या है? तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स मतलब बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कोई भी एक फर्म या बायर जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है, अब इस मार्केट में जी फर्म्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्म्स जो है वो सेम तरह के मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट या सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बेच रही होती है। मतलब प्रोडक्ट में जो है वो कोई रियल डिफरेंस नहीं होता। प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेसिकली जेनेरिक होते हैं। ठीक है, और हर सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरे सेलर के प्रोडक्ट जैसा ही होता है। ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी वजह से बायर्स के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी सेलर से सेम प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि फर्म जो है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, कि मार्केट प्राइस जो है वो बेसिकली मार्केट डिटरमिन करती है। डिमांड और सप्लाई की बेस पर जो है वो प्राइस डिटरमिन की जाती है। कोई एक स्पेसिफिक फर्म या इंडिविजुअल जो है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इन फर्म्स को जो है वो प्राइस टेकर भी कहा जाता है, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस डिटरमिन होती है इन्हें वही फॉलो करनी पड़ती है। अब प्राइस टेकर का मतलब ये होता है कि फर्म मार्केट का जो है वो मार्केट में जो प्राइस डिटरमिन हुई है फर्म फर्म को वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको वो चेंज नहीं कर सकती। और अगर फर्म मार्केट के प्राइस से फर्म ज़्यादा प्राइस पर जो है वो चीज़ें बेचेगी तो क्योंकि प्रोडक्ट जेनेरिक है, प्रोडक्ट एक जैसा है, तो कस्टमर्स जो है वो दूसरी फर्म से दूसरे सेलर से जो है वो उस चीज़ को परचेज कर लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
अब इस मार्केट में जी एंट्री और एग्जिट भी जो होता है वो बहुत आसान होता है, बिल्कुल फ्री होता है। यानी अगर कोई नई फॉर्म बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो वो इजीली एंटर कर सकती है मार्केट में। और अगर किसी फॉर्म का लॉस हो रहा है, ठीक है, वो नुकसान में जा रही है, तो वो आसानी से जी मार्केट छोड़ सकती है। कोई लीगल या स्ट्रॉन्ग बैरियर फॉर्म को फेस नहीं करना पड़ता, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन इसी वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होने की वजह से और फ्री एंट्री और एग्जिट होने की वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉन्ग रन में जी फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। अब बेसिकली प्रॉफिट कंपटीशन की एग्जांपल हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट कंपटीशन की एग्जांपल में हम जो है वो रियल लाइफ में जी हम एग्रीकल्चर मार्केट्स में देख रहे होते हैं, ठीक है, कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, कि जैसे व्हीट की मार्केट है। अब अगर एक किसान व्हीट बेच रहा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो लाहौर का किसान ने गंदम उगाई है और अगर फैसलाबाद के किसान ने गंदम उगाई है, तो दोनों ने उगाई तो गंदम ही है, प्रोडक्ट तो उनका आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर क्या कहते हैं लाहौर के फार्मर जो है अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे बेचने की कोशिश करेंगे, तो लोग जो है वो किसी और सिटी के क्या कहते हैं फार्मर से जो है वो व्हीट परचेज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मीट की मार्केट आ गई है, राइस की मार्केट आ गई है, वेजिटेबल्स की मार्केट आ गई है, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स क्या है, ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये जेनेरिक प्रोडक्ट्स है, इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि क्या कहते हैं कि जब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा वेंडर्स आए होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेंडर्स होते हैं जो सपोज वेजिटेबल बेच रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज सपोज कर लें जी, बहुत ज़्यादा वेंडर्स टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है। अब हर वेंडर का जो टमाटर है वो ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी का होता है, तो अगर एक वेंडर ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा, तो कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली उस वेंडर के तरफ मूव कर जाएगा जब उसे पता चलेगा कि वो कम प्राइस पर बेच रहा है। ऑब्वियसली वो उस वेंडर के पास चला जाएगा और ज़्यादा प्राइस पर जो वेंडर बेच रहा है उससे वो टमाटर नहीं खरीदेगा। इसलिए कोई भी वेंडर जो है वो अपनी मर्जी की प्राइस जो है वो प्रॉपर कंपटीशन के केस में नहीं सेट कर सकता, बल्कि मार्केट में जो प्राइस सेट की जाती है डिमांड और सप्लाई की बेस पर, उसी प्राइस को जो है वो वेंडर्स को और सेलर्स को फॉलो करनी पड़ती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है जी मोनोपोली का। अब मोनोपोली क्या है, मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी पूरी मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने वाली जो है वो सिर्फ एक ही फर्म होती है, ठीक है। उस फर्म का प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। और मोनोपोली में जो है वो एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब दूसरी फर्म्स के लिए मार्केट में एंटर करना जो है वो आसान नहीं होता, मार्केट में एंटर करना बहुत मुश्किल होता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। और मोनोपोली की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि फर्म जो है वो प्राइस को कंट्रोल करती है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक को प्राइस मेकर भी कहा जाता है। प्राइस मेकर का मतलब क्या होता है कि फर्म खुद डिसाइड करती है कि प्राइस क्या होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो चाहे प्राइस रख सकती है बिना बिना किसी लिमिट के, बल्कि डिमांड की कंडीशंस को देखकर वो प्राइस सेट करती है। क्योंकि सिर्फ एक सेलर होता है, इसलिए वो मार्केट सप्लाई को भी कंट्रोल कर रही होती है। अब मोनोपोली की एग्जांपल हम रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कि यूटिलिटीज के केस में, ठीक है, यूटिलिटीज और पब्लिक सर्विसेज में हम देखते हैं, जैसे लोकल इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, वाटर सप्लाई की कंपनी है और रेलवे का सिस्टम है, ठीक है। तो अगर एक शहर में सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर हो, तो लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं होता, और तो इसीलिए जो है वो वही कंपनी सप्लाई को भी कंट्रोल करती है और प्राइस को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। जिस तरह हमारे केस में इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी क्या है, वावडा। अब वावडा की मोनोपोली है क्योंकि वावडा जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ सोल सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब वापडा क्या क्या करता है, वापडा प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को भी कंट्रोल करता है
और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसी तरह से रेलवे का भी जो है, रेलवे की भी मोनोपोली है हमारी कंट्री में, तो रेलवे भी जो है वो ऑब्वियसली उसका प्राइस पर भी कंट्रोल होगा और सप्लाई पर भी कंट्रोल होगा रेलवे की पर। तो क्या कहते हैं, तो अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझें, तो प्रॉपर कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और कोई भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, जबकि मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर होता है और वो प्राइस को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रॉपर कंपटीशन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि मोनोपोली में कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, क्योंकि दूसरा सेलर होता ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट सेम होता है, जबकि मोनोपोली में प्रोडक्ट यूनिक होता है। उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट या आइडेंटिकल प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। अब इसी डिफरेंस की वजह से दोनों मार्केट्स में जो है वो फर्म्स का बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। तो ये था जी क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स का। काफ़ी डिटेल मैंने आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है और मार्केट स्ट्रक्चर्स की दो टाइप्स के बारे में बताया है जो हमारे लिए ज़रूरी थी, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये बेस कॉन्सेप्ट था और इसको समझे बगैर जो है वो आप मोनोपोली वाला जो मॉड्यूल है उसको नहीं समझ सकते। तो इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मोनोपोली के चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे अपने मॉड्यूल को, सेवन्थ मॉड्यूल को, जिसका नाम है मोनोपोली। तो मोनोपोली का मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि क्या कहते हैं कि मोनोपोली में एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही सेलर होता है, ठीक है। मतलब पूरी मार्केट में प्रोडक्ट या सर्विस देने वाली जो है वो सिर्फ एक कंपनी होती है, ठीक है। ये है जी मोनोपोली का कॉन्सेप्ट। अब मोनोपोली का जो है वो मेन गोल भी जो है वो दूसरी फर्म्स की तरह पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट जनरेट करना होता है, ठीक है। मोनोपोली का मेन गोल दूसरी फर्म्स की तरह प्रॉफिट जनरेट करना होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट का सिंपल मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का सिंपल मतलब ये होता है कि जब रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है, तो जो अमाउंट हमारे पास बचती है उसे हम कहते हैं जी कि वो हमारा प्रॉफिट है। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो पैसा होता है जो सेलिंग से मिलता है। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो खर्चा होता है जो क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन पर लगता है। तो अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोनोपोली में जो है वो क्या कहते हैं फर्म का मेन गोल होता है प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। और मोनोपोली में जो सेलर होता है उसे मोनोपोलिस्ट कहा जाता है। तो मोनोपोलिस्ट का मेन गोल क्या होता है? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट को निकाल देते हो तो जो आपके पास बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। अब ये जो प्रॉफिट का फार्मूला है, ठीक है, इसको जी हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख रहे होते हैं और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि पाई का जो सिंबल है वो प्रॉफिट को शो करता है। और ये वाला पार्ट जो है आर इज द फंक्शन ऑफ वाई, ये इसका मतलब है रेवेन्यू, एंड कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ वाई, इसका मतलब है कॉस्ट, ठीक है। कि कॉस्ट भी आउटपुट पर डिपेंड करती है और रेवेन्यू भी आउटपुट पर डिपेंड करता है। अब अगर सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो फर्म जो है वो जितनी ज़्यादा सेल्स जनरेट करेगी, जितनी ज़्यादा जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और जितना ज़्यादा वो कॉस्ट को कंट्रोल में रखेगी, वो उतना ही ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट जनरेट करेगी, ठीक है। मतलब वो आउटपुट ज़्यादा बेचे और कॉस्ट को कंट्रोल में रखे तो उससे क्या होगा? उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगी।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मोनोपोली के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में होता है कि मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल। ठीक है। अब मोनोपोलिस्ट जो होता है वो उस लेवल पर प्रोडक्शन करता है जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल क्या होता है मोनोपोलिस्ट का? जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है वहां पर मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। अब एमआर मार्जिनल रेवेन्यू क्या है और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इसको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो ये रूल बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पॉइंट पर जहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है। इस पॉइंट पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, तो इसे जी गोल्डन रूल ऑफ मोनोपोली भी कहा जाता है। तो अब हम मार्जिनल रेवेन्यू और फिर हम मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू का बेसिकली मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से। ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से फर्म को कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला, एडिशनल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम सेलिंग वन मोर यूनिट के एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से फर्म को कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिला है। सपोज करें कि अगर एक यूनिट सेल करने से 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 50 रुपए होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो है वो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आता है। ठीक है। अगर फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाती है, एडिशनल यूनिट बनाती है, तो हर एडिशनल यूनिट पर कितना पैसा लगता है, कितनी लागत आती है। तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गई? मार्जिनल कॉस्ट हो गई 50 रुपए। तो सिंपल आइडिया ये है कि क्या कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अर्निंग है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है, मतलब लागत है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट क्यू होता है। ठीक है। एम आर इज इक्वल टू एम सी ही क्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट है। तो इसको जी हम 3 केसेस में देखेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे सबसे पहला केस है जी कि जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है। तो सपोज करें हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या कितना है, तो क्या कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से जी क्या कहते हैं फर्म को 100 रुपया मिल रहा है। ठीक है। लेकिन उसको बनाने की कॉस्ट जो है वो 60 रुपये आ रही है। यानी फर्म को अगर हम प्रॉफिट के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो क्या कहते हैं, तो जब हम फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है। यानी फर्म को 40 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में फर्म को और प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि हर यूनिट जो है वो फर्म को क्या कहते हैं प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। तो ये वाली क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़्यादा है, यह इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट जो है ये हायर मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है। तो जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारा अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे होगा, हमारी मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि हर एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से फर्म को जो है वो क्या कहते हैं कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में फर्म को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि हर एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो फर्म को प्रॉफिट दे रहा है। अब दूसरा केस है जी हमारे पास जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है कम है, हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कम है हमारी मार्जिनल कॉस्ट से।
तो अब जी अब हर एक्स्ट्रा यूनिट से जो है वो फर्म को 50 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन हर एडिशनल यूनिट जो है वो फर्म को 80 रुपीज कॉस्ट कर रहा है, यानी फर्म को 30 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जी फर्म को प्रोड्यूस कम करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो लॉस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो मार्जिनल रेवेन्यू इस एरिया में मार्जिनल रेवेन्यू कम है, ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्म लॉस में जा रही है और फर्म को अपनी प्रोडक्शन कम कर देनी चाहिए। अब तीसरा केस ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट से 70 रुपये मिल रहा है और वो एक्स्ट्रा यूनिट ही 70 रुपये कॉस्ट कर रहा है, यानी जितना पैसा फर्म कमा रही है एडिशनल यूनिट से, उतना ही पैसा उसे बनाने में लग रहा है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की कंडीशन होल्ड कर रही है। यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ना ही फर्म को नुकसान हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है, फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करती है। इसलिए मोनोपोलिस्ट जो है वो इसी पॉइंट पर जो है वो प्रोडक्शन को चूज करते हैं। तो ये था जी क्या कहते हैं मार्जिनल मोनोपोलिस्ट का जो जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। अब हम ये समझते हैं कि क्या कहते हैं कि जो हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा, मैंने आपको प्रॉपर कंपटीशन के बारे में भी बताया। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो मोनोपोली का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो प्रॉपर कंपटीशन से किस तरह से डिफरेंट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में जी क्या कहते हैं हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, और फर्म को जो है वो क्या कहते हैं मार्केट प्राइस जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है, यानी फर्म जितना भी आउटपुट बेचे हर आउटपुट से सेम प्राइस पर ही बेचना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जी उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो उस गुड की प्राइस के इक्वल होता है, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है। ठीक है, और बिकॉज द सम कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द मार्केट प्राइस। ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, वो हमारी प्राइस के बराबर होती है। ठीक है, और जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल होते हैं। लेकिन मोनोपोली के केस में क्या होता है, मोनोपोली के केस में भी सिचुएशन डिफरेंट होती है। मोनोपोली में अगर फर्म ज़्यादा यूनिट सेल करती है तो उसको प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे हर एक्स्ट्रा यूनिट पे जो रेवेन्यू मिलता है वो प्राइस से कम होता है, इसलिए मोनोपोली में हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम होता है प्राइस से। ठीक है, अब इस सारे सिनेरियो को जी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि सपोज करें कि मोनोपोलिस्ट जो है वो 100 रुपीज़ की प्राइस पर जो है वो 10 यूनिट सेल कर, ठीक है, 100 रुपीज़ की प्राइस पर 10 यूनिट सेल कर रहा है, तो प्राइस क्या है पी, आउटपुट वाई क्या है 10, तो पी क्रॉस वाई इज इक्वल टू रेवेन्यू कितना आ गया हमारे पास 1000 का रेवेन्यू को हमने जनरेट कर लिया। अब अगर वो ज़्यादा सेल करना चाहता है तो उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो सपोज करें जी वो ज़्यादा अगर वो सेल करना चाहता है तो वो प्राइस 100 से 95 रुपीज़ कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि सिर्फ नए कस्टमर्स ही 95 नहीं देंगे, बल्कि जो पुराने कस्टमर्स भी हैं वो भी 95 रुपीज़ ही पे करेंगे। अब यानी हर पुरानी यूनिट पर 5 रुपीज़ का लॉस होगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा यूनिट का रियल बेनिफिट जो होगा वो प्राइस से कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस से कम होता है मोनोपोली के केस में। ठीक है, अब जी हम क्या कहते हैं, तो जी अब हम मोनोपोली के और मोनोपोली के रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को जो है
तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है? अब ये वाला जो मोनोपोली रेवेन्यू वाला पार्ट जो है, इस पार्ट में हम ये देख इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया ये है कि मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू जो है वो कैसे चेंज होता है? जब वो प्राइस और आउटपुट चेंज करते हैं, ठीक है? और क्यों वो कभी भी इनइलास्टिक डिमांड पर वाले एरिया में काम नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो समझना ज़रूरी होती है कि जब मोनोपोलिस्ट ज़्यादा आउटपुट बेचना चाहता है, तो उसे प्राइस कम करनी पड़ती है, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि प्रॉफिट कंपटीशन में फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, लेकिन मोनोपोली में फर्म्स प्राइस मेकर होती हैं, लेकिन फिर भी उसे डिमांड को देखकर प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल नहीं रहते, बल्कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस से कम हो जाता है, ठीक है? अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम मार्जिनल रेवेन्यू के अगर फार्मूला को देखें, तो इस फार्मूला को क्या कहते हैं, अगर हम इसका डीपली मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जब मोनोपोलिस्ट आउटपुट बढ़ाता है, तो उसको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है, और प्राइस रिड्यूस करने की वजह से पुराने यूनिट्स पर भी उसे जो है वो रेवेन्यू लॉस होते हैं। इसी वजह से जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला जो एक्चुअल रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस से कम होता है, ठीक है? और इसी कॉन्सेप्ट का फाइनल सिंपल कंक्लूजन ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कम हो जाता है प्राइस से। अब इलास्टिसिटी के वर्जन को समझते हैं, ठीक है? अब इलास्टिसिटी वर्जन का फार्मूला क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू के इलास्टिसिटी वर्जन का फार्मूला क्या होता है? लेकिन ये होता है। लेकिन हम जानते हैं कि डिमांड इलास्टिसिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए उसको जी हम रीराइट करेंगे, ठीक है? इसको क्या करेंगे हम? रीराइट करेंगे, क्योंकि डिमांड इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। अब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो प्राइस का एक एडजस्टेड फॉर्म होता है, जो डिमांड इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि मोनोपोलिस्ट कभी भी इन इलास्टिक डिमांड वाले एरिया में ऑपरेट नहीं करता। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, यानी प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी बहुत कम चेंज होती है। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए जो है वो सोचें कि क्या कहते हैं कि जब डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? वो मार्जिनल रेवेन्यू हमारा लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव हो जाए, ठीक है? अगर मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जब फर्म एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करती है, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। अब ये सिचुएशन जो है वो फर्म के लिए लॉस वाली सिचुएशन है, क्योंकि कोई भी रैशनल फर्म जो है वो ऐसी सिचुएशन में प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करे। अब इसको जी हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करें जी, क्या कहते हैं कि 100 रुपये प्राइस है और क्वांटिटी जो है वो 10 यूनिट्स है। अब हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा। अब मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस को 80 रुपीज़ कर दे, कम कर दे, ताकि वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। अब ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने प्राइस 80 रुपीज़ कर दी है, तो पहले 10 यूनिट सोल्ड हो रहे थे, अब 11 यूनिट सोल्ड हो जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी 10 से बढ़कर 11 हो गई है। अब न्यू रेवेन्यू होता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी नया रेवेन्यू। तो नया रेवेन्यू क्या होगा जी हमारे पास? 880 रुपीज़, यानी प्राइस कम करने के बावजूद टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हो गया, क्योंकि बहुत कम जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है? अब ये क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि डिमांड इनइलास्टिक है, और यहाँ आउटपुट को बढ़ाना जो है वो और प्राइस को घटाना प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली ये एग्जांपल इस एग्जांपल से हमें काफ़ी क्लियर हो गया कि इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी इतनी इंक्रीज नहीं होती कि वो लॉस को कवर कर सके। इसलिए मोनोपोलिस्ट जो है वो कभी भी इन इलास्टिक रीजन में ऑपरेट नहीं करता।
ठीक है। अब मोनोपोली के इक्विलिब्रियम का फाइनल रूल हम समझते हैं कि मोनोपोली के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। अब मोनोपोली के इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है कि मोनोपोलिस्ट अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज उस पॉइंट पर करता है जहां दो कंडीशंस ट्रू होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेसिक रूल है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि डिमांड इलास्टिक हो, यानी इलास्टिसिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब यह है कि प्राइस थोड़ा कम करने से क्वांटिटी सफिशेंटली इंक्रीज हो जाए ताकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों मैक्सिमाइज हो जाए। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं तो मोनोपोली में फर्म सिर्फ उस रीजन में प्रोडक्शन करती है जहां पर डिमांड इलास्टिक हो और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो, क्योंकि फर्म वही अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। वही उसी पॉइंट पर जो है वो फर्म जो है उसी पॉइंट पर जो है वो वही पॉइंट जो है वो बेसिकली फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो ये जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और फर्म जो है वो इलास्टिक रीजन में डिमांड करके इलास्टिक रीजन में जो है मतलब ये ऊपर वाले पार्ट में ऑपरेट करेगी, नीचे वाले पार्ट में ऑपरेट नहीं करेगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो ये था जी क्या कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन मोनोपोली की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। और मोनोपोली के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीनियर डिमांड कर्व का मतलब। ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व का बेसिकली मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये जो ब्लू कलर में स्ट्रेट लाइन है ये है जी हमारा लीनियर डिमांड। अब स्ट्रेट लाइन, अब इसको भी सिंपल फॉर्म में इस, ठीक है, इसको फिर किस फॉर्म में लिखा जाता है? इस फॉर्म में लिखा जाता है। ए इसकी फंक्शन अल्फा माइनस डी। ए जो है वो प्राइस को शो कर रहा है, वाई को शो कर रहा है, ए अल्फा जो है वो इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, बी जो है स्लोप को शो। ठीक है, अब प्राइस, अब यहाँ पे पी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस का, तो क्या कहते हैं कि मतलब है कि क्वांटिटी जो प्राइस जो है वो आउटपुट पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ए को हम जो इंटरसेप्ट कहते हैं, यानी जब क्वांटिटी जीरो होगी, जो ए इंटरसेप्ट है मतलब जब क्वांटिटी जीरो होगी तो तब क्या कहते हैं प्राइस कितनी होगी। और बी जो होती है वो हमारी स्लोप होती है जो हमें ये बताती है कि प्राइस कितनी स्पीड से डिक्रीज होगी जब क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग इसका ये है कि जितना ज़्यादा जो है वो बेचा जाए उतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो गिरती है। तो ये जो ब्लू लाइन में जी हमारी जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारे डिमांड का है। ठीक है, अब इसको जी हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज करें कि अगर डिमांड हमारी ये, ठीक है, सपोज करें कि जी ये हमारी डिमांड है। ठीक है, तो एज आउटपुट इंक्रीजेस, हमें पता है कि जब प्राइस आउटपुट बढ़ती है तो प्राइस जो है जी कम। तो ये वाला जी हमने फेस फेस। अब जब हमारी आउटपुट जो है वो जीरो होगी तो हमारी प्राइस क्या है जी, अगर यहाँ पर वाई की जगह में जीरो पुट कर दूँ तो हमारी प्राइस क्या हो जाएगी? 100 होगी। ठीक है, तो जब वाई जो है जब हमारी आउटपुट 0 से 10 हो जाएगी तो हमारी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वाई की जगह 10 पुट करूँगी तो 220 जो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। तो 100 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी 18 की प्राइस आ जाएगी। और अगर आउटपुट 10 से बढ़कर 20 हो जाएगी तो तब हमारी प्राइस 60 हो जाएगी। और जब हमारी आउटपुट 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी तो हमारी प्राइस जो है वो 40 हो जाती है। जिससे ये क्लियर है कि क्वांटिटी
प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो। ठीक है, अब जी हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फंक्शन को देखते हैं। क्या इसको देखते हैं, रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी। मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अर्निंग, और ये उसका जी मैथमेटिकल फॉर्म है, क्योंकि पी ऑलरेडी जो है वो डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, पी जो है वो ऑलरेडी, क्योंकि उसको जो है वो पी जो है वो ऑलरेडी डिमांड फंक्शन को रिप्रेजेंट, तो हम पी की जगह जी क्या करते हैं, पी, ये हमारे पास पी का जो है वो हमारे पास डिमांड फंक्शन है, तो यहाँ पर जो है वो हम पी की वैल्यू करते हैं। ठीक है, जब हम इसमें पी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद से हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको जी हम रेवेन्यू फंक्शन, जो हमें ये बताता है कि आउटपुट चेंज होने से रेवेन्यू में जो है वो किस तरह से चेंज है। तो ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है जी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से फर्म को जो है वो कितना एडिशनल रेवेन्यू, मतलब वो कितना एडिशनल पैसा कमाएगी हर एडिशनल प्रोड्यूस करने से। अब मार्जिनल रेवेन्यू का जो सिंपल फार्मूला जो होता है वो लीनियर डिमांड फंक्शन के लिए जो सिंपल फार्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, क्या होता है, वो ये होता है कि a इज इक्वल टू 2by। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि डिमांड और मार्जिनल रेवेन्यू का जो इंटरसेप्ट होता है वो सेम है। ठीक है, डिमांड हमारे मार्जिनल रेवेन्यू का, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, और हमारे मार्जिनल रेवेन्यू का और हमारे डिमांड फंक्शन का जो इंटरसेप्ट होता है वो सेम होता है। अब इसमें भी अल्फा है, इसमें भी अल्फा, मतलब दोनों का इंटरसेप्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू की जो स्लोप होती है, ठीक है, वो डबल होती है, यानी डिमांड की स्लोप। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू की जो स्लोप होती है वो डबल होती है डिमांड की स्लोप से, और डिमांड का जो स्लोप है वो नेगेटिव। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप डबल होता है, यानी अगर डिमांड का स्लोप अगर हम देखें, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी माइनस बी। तो माइनस बी किसको शो कर रहे हैं, हमारे डिमांड की स्लोप को शो कर रहे हैं, यहाँ पर भी ग्राफ में भी दिया गया। तो क्या करते हैं, तो अगर हम डिमांड फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमारे पास माइनस बी आ जाएगा, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू के तो हमारे पास माइनस टू बी आ जाएगी। तो माइनस बी डिमांड फंक्शन की स्लोप है, और माइनस टू बी जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल जो डिमांड का स्लोप माइनस भी होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप जो है वो माइनस टू भी होता है। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो है वो डिमांड कर्व से ज़्यादा स्टीप होता है। ठीक है, मार्जिनल ये वाला ब्लैक वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये मार्जिनल रेवेन्यू, तो ये शो करता है कि इसकी स्लोप जो है वो हमारे डिमांड कर्व से डबल है। तो डबल स्लोप ये शो करती है कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो डिमांड से ज़्यादा है। तो जी यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारा जो डिमांड का फंक्शन का और मार्जिनल रेवेन्यू का जो इंटरसेप्ट था वो सेम था, लेकिन उसकी स्लोप जो थी वो डबल थी। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज ट्वाइस एज स्टीप एज डिमांड, कि मार्जिनल रेवेन्यू की जो स्लोप होती है वो डिमांड की स्लोप से डबल होती है। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज का देखिए जी, ये जी हमारा डिमांड फंक्शन है, और ये जी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है। ठीक ठीक है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, और इसका अगर लें तो हमारे पास माइनस फोर आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारी डिमांड की स्लोप माइनस टू है और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप माइनस फोर है। ठीक है, तो जो ये शो करता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप माइनस फोर है, यानी डबल स्टीप है। ठीक है, तो जी क्या कहते हैं, अब हम जो है वो ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ को जो हम ग्राफ ऊपर ऊपर देखते थे उस ग्राफ को बनाने का
एक सिंपल सा रूल समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड कर्व के लिए जी हमने वर्टिकल इंटरसेप्ट ले लिए 100। ये जी हमारा डिमांड कर्व है, डिमांड फंक्शन है, और हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है 100। ठीक है, हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है 100। ये जो हम यहाँ पर अल्फा कह रहे थे, सपोज करें कि जी हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या हो गया 100 हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट तब निकालते हैं जब हमारी प्राइस 0 हो जाए। ठीक है, तो जब हमारी प्राइस 0 हो जाएगी तो 0 प्राइस पर जी हमारी वाई की कितनी आउटपुट निकलेगी। 0 प्राइस पर जी क्या कहते हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई है 50। इसका मतलब डिमांड पर जो है वो 100 से स्टार्ट होता है और क्वांटिटी एक्सेस पर जो है वो 50 तक जाती है। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो उसका वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो 100 से स्टार्ट होता है और क्वांटिटी जो है वो 50 तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर जी क्या कहते हैं, हमारा डिमांड कर्व जो है वो 100 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की बात करें तो क्वांटिटी जो है वो कितने तक जाती है 50 पर जाती है। मतलब उसका हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट 50 है और वर्टिकल इंटरसेप्ट 100। ठीक है, अब हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाने का जो है वो शॉर्टकट रूल देखते हैं। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो इंटरसेप्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है हमारे डिमांड कर्व के। ठीक है, शॉर्टकट रूल क्या है कि वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो डिमांड फंक्शन का और मार्जिनल रेवेन्यू का सेम होता है। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू का हाफ हो जाता है हमारे डिमांड कर्व से। ठीक है, तो अगर डिमांड का इंटरसेप्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरसेप्ट तो 100 ही आ गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो 100 है, इसका मतलब हमारे डिमांड कर्व का और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम है। लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होगा मार्जिनल रेवेन्यू के केस में। तो जी यहाँ पर ये बात आती है कि हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो होता है वो हाफ हो जाता है। कि अगर हमारे डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट 50 है तो हमारी क्या कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है वो 25 हो जाएगा। इस तरह से 25 हो जाएगा, इस तरह से 25 हो जाएगा कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो क्या कहते हैं, उसकी जो स्टीपनेस होती है वो डबल होती है। ठीक है, डिमांड कर्व से क्या होती है, यहाँ पर भी हमने क्या पढ़ा कि वो ट्वाइस एज स्टीप होता है, तो उसकी स्टीपनेस डबल होती है डिमांड कर्व से। तो अगर हमारे डिमांड कर्व का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट 50 है तो मार्जिनल रेवेन्यू का हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट 25 होगा। तो इसलिए मार्जिनल इंटरसेप्ट की लाइन को ड्रॉ करने के लिए जी हम 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं 0 to 100 वर्टिकल इंटरसेप्ट पर और 0 to 25 हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पर, और जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। सपोज करें ये 0 है, ये 100। ठीक है, अल्फा 100 और वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या है 50 है। 0 से 25। तो यहाँ से हम ए को इधर तक मिलाएंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो हमेशा डिमांड कर्व के नीचे होता है और ज़्यादा स्टीप होता है। ठीक है, अब मोनोपोली का जो मेन रूल आपने याद रखना है वो ये है कि मोनोपोलिस्ट हमेशा वही आउटपुट चूज करता है। मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट हमेशा वही आउटपुट चूज करता है जहां पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट है ब्लू कर्व में और ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू। तो मोनोपोलिस्ट हमेशा वो आउटपुट चूज करता है जहां पर उसकी
जहाँ पर उसका मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, मतलब वाई स्टार आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट पर जी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मतलब ये जो बॉक्स है ब्लू हाईलाइटिंग बॉक्स के मोनोपोलिस्ट के प्रॉफिट को शो कर रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा हो मार्जिनल कॉस्ट से तो फर्म आउटपुट को बढ़ाती है। ठीक है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू इस एरिया में है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो फर्म जो है वो मजीद आउटपुट को बढ़ाएगी। और अगर मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाए मार्जिनल कॉस्ट से तो फर्म आउटपुट को कम करती है, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो वही सबसे बेस्ट पॉइंट होता है फर्म के लिए। अब इसको जी हम एक सिंपल सी एग्जांपल से भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन ये है और हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी 20 है, तो इक्विलिब्रियम के लिए जी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम ये लिखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल। अब मार्जिनल रेवेन्यू वाली साइड पर हम मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन और मार्जिनल कॉस्ट वाली साइड पर हम मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू, और इसको जी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वाई स्टार इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आ गया 20, मतलब 20 जो है वो मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, मतलब ऑप्टिमल आउटपुट। अब जी हम प्राइस को कैलकुलेट करें, प्राइस निकालने के लिए जी हम वाई स्टार को जो है वो डिमांड कर्व में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा डिमांड फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास वाई स्टार क्या आ गया, वाई स्टार हमने कैलकुलेट की है कितना 20। ठीक है, तो उसको जब हम डिमांड फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी 60 की प्राइस, इसलिए मोनोपोली की प्राइस क्या होगी 60 रुपीज की प्राइस पर जब कंज्यूमर जो है वो क्या कहते हैं मोनोपोलिस्ट क्या है कितने यूनिट सेल करेगा 20 यूनिट सेल करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि मोनोपोली में पहले मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से क्या कहते हैं आउटपुट फाइंड होता है, और फिर इस आउटपुट को डिमांड कर्व के ऊपर लेकर जाकर प्राइस फाइंड किया जाता है। तो इसलिए मोनोपोली में प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो इक्वल नहीं होती। अगर आप ये देखें तो आप लोगों को मैं ग्राफ से बता देती हूँ कि मोनोपोली में सबसे पहले मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट से को एक मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पुट करके आउटपुट को फाइंड किया जाता है, वाई स्टार को फाइंड किया जाता है, और फिर उस आउटपुट को डिमांड कर्व पर लेकर जाया जाता है, और डिमांड कर्व के अंदर आउटपुट की वैल्यू को पुट करके जो है वो प्राइस फाइंड आउट की जाती है। इसलिए मोनोपोली में जो होती है वो हमारी जो प्राइस होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होती है, हमारी प्राइस जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं होती, हमारी प्राइस यहाँ पे ठीक है और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, तो ये है जी क्या कहते हैं हमारा मोनोपोली का, हमारे हमने इसको मैथमेटिकली भी देखा मोनोपोली के इक्विलिब्रियम को भी देखा। अब हम ये देखेंगे कि क्या कहते हैं कि मोनोपोली में हमेशा प्राइस जो होती है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा क्यों होती है। तो अगर आप मैंने आप पहले भी दिखाया कि अगर आप इसको देखें तो ये पी स्टार हमारी प्राइस है और मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे, मतलब प्राइस ज़्यादा है हमारी मार्जिनल कॉस्ट से। ठीक है, प्राइस ज़्यादा है हमारी मार्जिनल कॉस्ट से। अब परफेक्ट कंपटीशन के केस में हमने देखा था कि प्राइस जो है वो बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन मोनोपोली में हमारी प्राइस ज़्यादा होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। इसका रीज़न क्या है, इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो लेस होता है प्राइस के। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो प्राइस से कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाती है हमारी प्राइस से।
तो इसलिए मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का बिगेस्ट डिफरेंस होता ही यही है कि क्या कहते हैं कि मोनोपोली में फर्म ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है और आउटपुट कम रखती है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और कॉस्ट इक्वल होते हैं और मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट होती है। यही बेसिक डिफरेंस है मोनोपोली में और परफेक्ट कंपटीशन में। तो ये कीजिए हमारे लीनियर डिमांड और मोनोपोली की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। जी अब हम डिस्कस करेंगे कि मार्कअप प्राइसिंग क्या होती है। तो मार्कअप प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने से पहले क्या कहते हैं, हमें एक क्वेश्चन के आंसर को समझना पड़ेगा कि मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी प्राइस जो है वो कैसे सेट करता है और क्यों वो अपनी प्राइस जो है वो क्यों जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो अपनी प्राइस जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा क्यों सेट करता है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को, एक रूल को अच्छे तरीके से इस बेसिक रूल को अपने माइंड में बिठा लें कि मोनोपोली का बेसिक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल होता है कि उसका उसमें मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। अब ये वो पॉइंट होता है जहाँ फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है, लेकिन हम इस रूल को इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमें प्राइस जो है वो डायरेक्टली मिल सके। तो जब हम मार्जिनल रेवेन्यू के इलास्टिसिटी वर्जन को यूज करते हैं तो जी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये बन जाती है। क्या बन जाती है? ये बन जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसी को रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या निकल आती है? प्राइस निकल। ठीक है, तो इस फार्मूला को जी हम मार्कअप प्राइसिंग फार्मूला कहा जाता है। अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है? अब ये फार्मूला हमें ये बताता है कि मोनोपोली की जो प्राइस होती है वो सिर्फ कॉस्ट नहीं होती बल्कि कॉस्ट से ज़्यादा होती है। यानी मोनोपोलिस्ट जो है वो हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करते हैं जिसे हम मार्कअप कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोनोपोली प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट जिससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन। तो सिंपल आइडिया ये है कि फर्म सिर्फ कॉस्ट रिकवर नहीं करती बल्कि उस पर प्रॉफिट भी ऐड करती। तब इस फार्मूला को इजी बनाने के लिए जी हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते होते हैं और ये जो ब्रैकेट ये वाला जो क्या कहते हैं, ये वाला जो क्या कहते हैं पोर्शन है ना, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का जो इसे जो बेसिकली हम मार्कअप फैक्टर कहते हैं। यानी इलास्टिसिटी डिसाइड करती है कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर कितना मार्कअप जो है वो मोनोपोलिस्ट ने लगाया। ठीक है, अब एक इसको जो है वो सिंपल सी एग्जांपल से देखते हैं कि प्राइस कैसे आएगी। प्राइस किस तरह से आएगी? मार्जिनल कॉस्ट को जब हम मार्कअप फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्राइस आ जाएगी। तो अब हम इसको एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि जी अगर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट 100 और इलास्टिसिटी जी हमारे पास 2 हो तो हमारे पास जी फार्मूला ये बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास प्राइस आती है जी 200। अब आप देखिए कि मार्जिनल कॉस्ट 100 है लेकिन प्राइस ही 200 हो जाती है। इसका मतलब यह है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो 100% मार्कअप चार्ज कर रहा है। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उसके पास कंपटीशन नहीं है। प्राइस 100 है, मार्जिनल कॉस्ट 100 है लेकिन प्राइस उसकी 200। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो डबल जो है वो चार्ज कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट के मुकाबले में। और वो ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का कोई कंपैटिटर नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या कहते हैं कि मोनोपोली
मोनोपोलिस्ट जो है वो मोनोपोली में ज़्यादा प्राइस क्यों चार्ज कर सकती है, ठीक है? वाई कैन मोनोपोली चार्ज मोर? तो मोनोपोली में ज़्यादा प्राइस को जो है वो चार्ज क्यों किया जाता है? तो इसका सिंपल सा जवाब ये होता है कि मोनोपोली के पास ही मोनोपोलिस्ट के पास कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट या कंपेटिटर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है? यानी कस्टमर्स के पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता, इसलिए फर्म को मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, ठीक है? इसलिए फर्म को जो है वो मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करने की जो है वो कस्टमर्स को मार्केट प्राइस जो मोनोपोलिस्ट की प्राइस जो है वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि फर्म के पास जो है वो क्या कहते हैं, इसलिए फर्म को मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और वो आउटपुट को कंट्रोल करके प्राइस को आसानी से जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम इलास्टिसिटी और मार्कअप के जो है वो रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस रूल को आप अच्छे तरीके से याद रखें कि अगर डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगी तो मार्कअप जो है वो छोटा होगा, और अगर डिमांड कम इलास्टिक होगी तो मार्कअप जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो कि अगर कस्टमर्स आसानी से सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट ले सकते हैं तो फर्म प्राइस को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो फर्म ज़्यादा मार्केट प्राइस जो है वो आसानी से चार्ज कर सकती है। तो अब जी हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो केस वन है जी हाईली इलास्टिक डिमांड। अब इसमें जी हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है 10। अब इसमें हमने इलास्टिसिटी की वैल्यू ऐड की तो हमारे पास आ गई जी क्या कहते हैं, प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.11 मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो सिर्फ थोड़ी सी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, मतलब 1.11 टाइम्स जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, यानी कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से मार्कअप जो है वो छोटा हो गया, लेकिन प्राइस अभी भी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर ही है। अब हम केस टू देखते हैं जहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू जी 2, तो क्या कहते हैं, तो अब इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 है, तो हमने क्या कहते हैं, तो जब हमने अपनी फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट किया तो क्या कहते हैं, तो हमारे पास पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम सी आ गया, यानी प्राइस डबल हो जाती है कॉस्ट के मुकाबले में। इसका मतलब है डिमांड इन इलास्टिक के करीब होती है तो मोनोपोली ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। मतलब जब मार्केट में कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है और प्राइस जो है वो कॉस्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? अब इस सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। सपोज करें कि मेडिसिन की आप एग्जांपल लें कि अगर किसी मेडिसिन का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट्स को वही मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब इस केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है और मोनोपोलिस्ट जो है वो हाई मार्कअप चार्ज कर सकते हैं, इसलिए मेडिसिन या एसेंशियल सर्विसेज में प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप सपोज करें सॉफ्ट ड्रिंक के एग्जांपल अगर आप ले लें, या सपोज करें कि अगर एक ब्रांड प्राइस इंक्रीज करे तो लोग इजीली जो है वो दूसरे ब्रांड को चूज कर लेंगे, तो इस केस में डिमांड इलास्टिक होती है और फर्म ज़्यादा मार्कअप चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है? तो अब आप एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन को समझने की कोशिश करें, वाई मस्ट इलास्टिसिटी बी ग्रेटर देन 1, ठीक है? तो क्या कहते हैं, तो फार्मूला में बेसिकली क्या होता है, फार्मूला में होता है डिनोमिनेटर, ठीक है? तो अगर हमारा क्या कहते हैं इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा या बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में प्राइस मीनिंगफुल नहीं रहती और इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल, इसलिए मोनोपोलिस्ट कभी भी इन इलास्टिक रीजन में ऑपरेट नहीं करता, हमेशा इलास्टिक रीजन में ऑपरेट करता है
जहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी को जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, डिमांड पर की इलास्टिसिटी जो है, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो हमेशा डिमांड करके इलास्टिक रीजन में ट्रेड। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो उसका मतलब ये हो गया हर आउटपुट लेवल पर डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है वो सेम है। अब इस केस में मार्कअप भी कांस्टेंट ही होता है, यानी मोनोपोलिस्ट हर लेवल पर सेम परसेंटेज मार्कअप जो है वो चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कॉस्ट 100 हो या 200, प्राइस हमेशा सेम रेशो से ही इंक्रीज होगी। इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज करें कि जी हमारी इलास्टिसिटी 4 है। ठीक है, तो जब हम इसको फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि बी इज इक्वल टू 1.33 टाइम्स एम सी। ठीक है, यानी हर लेवल पर प्राइस जो है वो एम सी के 33% ज़्यादा होगी, मतलब 30 मार्जिनल कॉस्ट से 33% ज़्यादा होगी हर पॉइंट पर। तो अगर एम सी 100 हो तो प्राइस जो है वो 133 होगी, और अगर एम सी 200 हो तो प्राइस 267 होगी, और अगर एम सी 300 हो तो प्राइस 400, यानी मार्कअप परसेंटेज जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक हो गया। तो अब क्या कहते हैं, ग्राफिकली जो आइडिया देता है ये, वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट, तो अगर हम इस मार्कअप प्राइसिंग के आइडिया को ग्राफिकली देखें तो आपको इस ग्राफ से अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा कि ये ब्लैक वाला जो कर्व है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, और इस मार्जिनल कॉस्ट के कर्व के ऊपर एक मार्कअप एडजस्टेड कर्व। ठीक है, एक क्या है, ब्लू लाइन जो शो कर रहा है मार्कअप एडजस्टेड कर्व, और वो डिमांड कर्व जो है वो मार्केट प्राइस का। ठीक है, और हमारा जो डिमांड कर्व और इसकी इंटरसेक्शन जो है वो हमें मार्केट प्राइस और हमें क्वांटिटी के बारे में बताती है। अब मोनोपोलिस्ट जो है वो उस पॉइंट पर प्रोड्यूस करता है जहां पर हमारी एडजस्टेड मार्जिनल हमारा जो एडजस्टेड मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो हमारे डिमांड के साथ इंटरसेक्ट करती है, यानी जहां पर प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को ओवरऑल अगर आप याद रखें तो मार्केट प्राइसिंग का मेन आइडिया यही होता है कि मोनोपोलिस्ट जो है कि जो प्राइस है वो कॉस्ट से हमेशा ज़्यादा होती है, और ये एक्स्ट्रा डिफरेंस जो है वो इलास्टिसिटी डिसाइड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतना छोटा मार्कअप होगा, और जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी कम होगी उतना ज़्यादा मार्कअप। तो ये था जी मार्कअप प्राइसिंग की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो जी आज हम डिस्कस करेंगे कि मोनोपोली जो है वो आपके लिए क्या कहते हैं, इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली। ठीक है, यानी मोनोपोली की इनएफिशिएंसी के टॉपिक को जो है वो हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक का जी बेसिक आइडिया सिर्फ इतना सा है कि मोनोपोली जो है, ठीक है, मोनोपोली का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो सोसाइटी के लिए बेस्ट या एफिशिएंट क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब मोनोपोली डज नॉट प्रोड्यूस द सोशली एफिशिएंट अमाउंट ऑफ आउटपुट, कि ये एफिशिएंट जो है वो सोशली एफिशिएंट क्वांटिटी जो है वो सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस नहीं करता। अब मोनोपोली मार्केट में आउटपुट जो है वो कम होती है और प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से सोसाइटी का जो टोटल वेलफेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये टॉपिक जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन क्या करते हैं हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से जो है वो बड़े अच्छे और आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें प्रॉपर कंपटीशन और मोनोपोली के डिफरेंस का बड़े अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है। तो इस डिफरेंस को मैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पीछे भी बता के आ चुकी हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ कि प्रॉपर कंपटीशन में जो सारी फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो सारी बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और कोई भी जो फर्म होती है वो मार्केट की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती,
मतलब फर्म जो होती हैं वो प्राइस टेकर होती है और हर फर्म को जो है वो मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट की जो कंडीशन होती है वो होल्ड करती है और इस केस में जो हमारी आउटपुट जो होती है वो एफिशिएंट होती है। अब जी हमारे परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारी प्राइस होती है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है, ठीक है, और उसकी प्राइस भी जो है वो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 50 रुपए है और उसकी प्राइस भी 50 रुपए है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो एफिशिएंटली जो है वो काम कर रही है और इस सिचुएशन में जी जितने गुड्स सोसाइटी को चाहिए होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन को जो है वो एफिशिएंट मार्केट जो है वो कहा जाता है या एफिशिएंट आउटकम कहा जाता है। अब हम मोनोपोली को देखेंगे। तो मोनोपोली के केस में अगर तो ये प्रॉपर कंपटीशन का ग्राफिकली भी देख लेते हैं तो ये है जी हमारी मार्जिनल कॉस्ट और ये है जी हमारी प्राइस। मतलब हमारी जो है वो आउटपुट कहाँ पे डिटर्मिन हो रही है जहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। तो ये है जी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट जो कि हमारी मोनोपोली की आउटपुट से ज़्यादा है। तो अब हम मोनोपोली के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो मोनोपोली के केस में क्या होता है? मोनोपोली में क्योंकि एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और उसके पास जो मार्केट का जो है वो पूरा कंट्रोल होता है। अब मोनोपोली की इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि मोनोपोली की जो प्राइस जो होती है वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर से ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम है, ठीक है। मोनोपोली में जो है वो इंटेंशनली जो है वो आउटपुट को कम रखा जाता है, ठीक है, ताकि प्राइस हाई रहे और प्रॉफिट ज़्यादा रहे। इसी वजह से मोनोपोली जो होती है वो इनएफिशिएंट होती है। मतलब मोनोपोली की जो आउटपुट होती है वो एफिशिएंट लेवल से कम होती है कि यहाँ पर देखें कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम है हमारी प्राइस से। मतलब प्राइस ज़्यादा है हमारी मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। और इकोनॉमी में जो मोनोपोलिस्ट जो है वो फर्म जो है वो एक एफिशिएंट लेवल से कम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो उसे अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। इसी वजह से मोनोपोली जो है वो इनएफिशिएंट होती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो बेसिकली कंपेटिटिव मार्केट में प्राइसेस लो होती हैं और आउटपुट हाई होती है जबकि मोनोपोली मार्केट में प्राइसेस हाई होती हैं, ठीक है, और आउटपुट लो होती है। यानी कंपटीशन जो है वो कंज्यूमर्स के लिए बेहतर होता है जबकि मोनोपोली जो है वो कंज्यूमर्स के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो प्राइसेस कम है, आउटपुट ज़्यादा है। मोनोपोली में प्राइसेस ज़्यादा है और आउटपुट कम है। तो अब यहाँ पर जो है वो सवाल ये आता है कि एफिशिएंसी होती क्या है? व्हाट इज एफिशिएंसी? तो इकोनॉमिक्स में जी एफिशिएंट आउटकम जो है वो उसको कहते हैं जहाँ किसी एक इंसान को बेटर ऑफ नहीं बनाया जा सकता बिना किसी दूसरे को हर्ट किए, ठीक है। मोनोपोली एफिशिएंट आउटकम क्या है कि जब तक आप किसी दूसरे को हर्ट किए बगैर जो है वो बेटर ऑफ नहीं करा सकते। तो इसको जी हम परेटो एफिशिएंसी भी कहा जाता है। अगर सिंपल पास में बात करें तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है और सोसाइटी का जो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव हो रहा है, ठीक है। सोसाइटी जो है वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अचीव कर चुकी है और रिसोर्सेज में जो है इकोनॉमी में जो है वो ये रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रही है। अब मोनोपोली का प्रॉब्लम जो है अब मोनोपोली का प्रॉब्लम क्या है? अब मोनोपोली के प्रॉब्लम की जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि मोनोपोली की जो आउटकम होती है उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। वाई सबस्क्रिप्ट में एन मतलब मोनोपोली की आउटकम।
अब मोनोपोली की आउटपुट पर जो कंडीशन होल्ड करती है वो ये होती है, ठीक है। और ये कंडीशन हमें क्या कह रही है कि यानी कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा पे करने के लिए विलिंग होते हैं, ठीक है। पीपल आर विलिंग टू पे मोर देन द कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी उस प्रोडक्ट को वैल्यू देती है, लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो फिर भी वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता। यही चीज़ जो है वो इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो क्या इनएफिशिएंसी क्रिएट करती है कि फॉर एग्जांपल एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 50 है, तो कंज्यूमर उस यूनिट के लिए 80 रुपए जो है वो देने के लिए रेडी है। और अगर मार्केट एफिशिएंट है, ठीक है, अगर मार्केट एफिशिएंट है तो ट्रेड ज़रूर होता है, क्योंकि कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता और प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट मिलता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक के केस में जी, मोनोपोली के केस में जी प्राइस जी 100 रुपए रखी हुई है। क्या रखी हुई है? 100 रुपए रखी हुई है, ठीक है। तो कंज्यूमर 100 रुपए नहीं दे सकता। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेड ही नहीं हुई, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ और कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिला और सोसाइटी एक पॉसिबल गेन से जो है वो महरूम हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे जो थी वो 80 रुपीज़ थी और प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो 50 रुपए थी। मतलब सोसाइटी को नेट गेन मिल सकता था, लेकिन मोनोपोली की हाई प्राइस ने उस ट्रेड को रोक दिया। इसी को जी हम इनएफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मोनोपोली क्या क्रिएट करती है? मोनोपोली इकोनॉमी में मिसिंग ट्रेड्स क्रिएट करती है, ठीक है। कि लोग जो है उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं, उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, उस चीज़ के लिए फेयर प्राइस देने के लिए विलिंग है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को खरीद नहीं पा रहे। अब आ रहा है जी कि मोनोपोली इनएफिशिएंट क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि मोनोपोली की जो आउटकम पर जो मोनोपोली की आउटकम होती है उस पर डिमांड कहती है कि पीपल वैल्यू एक्स्ट्रा यूनिट मोर देन द कॉस्ट, ठीक है। कि लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा यूनिट को उसकी कॉस्ट से ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या रही होती है कि प्रोड्यूसिंग इज चीपर देन वैल्यू, मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम है उसकी प्राइस से, मतलब प्राइस जो है वो ज़्यादा है उस चीज़ की मार्जिनल कॉस्ट से, तो जो उसको प्रॉफिटेबल बना देती है, ठीक है। प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल ट्रेड्स आर नॉट हैपनिंग, ठीक है। कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि क्या कहते हैं कि बेनिफिशियल ट्रेड्स जो हैं वो नहीं हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोनोपोली ऐसा करती क्यों? तो मोनोपोली जो है वो बेसिकली आउटपुट को जो है वो जी इंटेंशनली रिस्ट्रिक्ट करती है। अब इसके पीछे जी मोनोपोलिस्ट की एक थिंकिंग होती है। मोनोपोलिस्ट ये सोचता है कि अगर वो एक और यूनिट प्रोड्यूस करेगा तो उसे उस एक्स्ट्रा यूनिट से रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि उसे सारी पुरानी यूनिट्स की प्राइस भी जो है वो कम करनी पड़ेगी ताकि नया यूनिट सेल हो सके, यानी एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए जो है उसे ओवरऑल मार्केट प्राइस को जो है वो रिड्यूस करना, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसीलिए जो है वो सपोज करें या क्या कहते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि मोनोपोली जो है वो पहले मोनोपोलिस्ट जो है वो पहले 10 यूनिट जो था वो प्रोड्यूस कर रहा था और 100 रुपए का जो था वो एक यूनिट सेल कर रहा था। अगर वो 11 यूनिट सेल करना चाहे तो उसको प्राइस जो है वो 95 रुपए करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ नए यूनिट की प्राइस कम नहीं हुई बल्कि पहले 10 यूनिट की प्राइस भी 100 से 95 हो गई। तो मोनोपोलिस्ट को लगता है कि पुराने यूनिट्स पर रेवेन्यू लॉस होगा, इसी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को जो है वो अवॉइड कर, ठीक है। अब यहाँ मोनोपोली और कंपेटिटिव फॉर्म का जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि कंपैटिटिव फर्म जो होती हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट को देखती हैं। अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है तो वो प्रोड्यूस करती रहती है। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते वक्त ये भी देख रहा होता है कि पुराने यूनिट की रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से जो है वो मोनोपोली जो होती है वो कम आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है। अब हम समझते हैं डेड वेट लॉस के कॉन्सेप्ट। अब डेड वेट लॉस जो है वो मोनोपोली की इनएफिशिएंसी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। क्योंकि मोनोपोली की आउटपुट को हम वाई एम सबस्क्रिप्ट से लिख रहे होते हैं और कंपेटिटिव आउटपुट को हम वाई सी सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। अब कंपेटिटिव मार्केट में आउटपुट ज़्यादा होती है और मोनोपोली की जो आउटपुट होती है वो कम होती है। ठीक है। अब मोनोपोली आउटपुट और कंपेटिटिव आउटपुट के दरमियान जो मिसिंग यूनिट्स होते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, सोसाइटी का लॉस होती है। ठीक है। अब इन मिसिंग यूनिट्स में कंज्यूमर्स जो है वो उन प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, और उन फर्म्स जो है वो उनको प्रोड्यूस करके प्रॉफिट भी कमा सकती हैं। लेकिन मोनोपोलिस्ट जो है वो उनको प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। इसी वजह से जो टोटल वेलफेयर में जो है जो लॉस होता है उसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं। या अगर हम सिंपल अल्फाज में डेड वेट लॉस की बात करें तो डेड वेट लॉस वो बेनिफिट है जो सोसाइटी को मिल सकता था लेकिन मोनोपोली की वजह से नहीं मिला, और ये पूरी सोसाइटी का नुकसान। अब हम सोसाइटी के लॉस को जो का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको देखते हैं। तो मोनोपोली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को बहुत वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे करने के लिए भी जो है वो विलिंग। ठीक है। और वो क्या कहते हैं वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे करने के लिए भी जो है वो रेडी होते हैं और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मोनोपोली की बहुत हाई प्राइस की वजह से वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाते। ठीक है। हाई प्राइस की वजह से वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर पाते, यानी उनकी नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती। इसलिए टोटल सोशल वेलफेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। फिर इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आप लोगों को कि क्या कहते हैं कि सपोज करें एक बेकरी है और उसकी मोनोपोली है। ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा ब्रेड बनाने की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, और कंज्यूमर जो है वो उस ब्रेड के लिए 50 रुपीज़ देने को रेडी है। अब एफिशिएंट मार्केट में ब्रेड प्रोड्यूस होनी चाहिए क्योंकि कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है और बेकरी को भी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक बेकरी जो है वो उसने प्राइस ही 60 रुपीज़ रखी हुई है। अब कंज्यूमर क्योंकि 60 रुपीज़ नहीं दे पा रहा होगा, इसलिए इसका नतीजा ये होगा कि वो सेल नहीं होगी। ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो क्या है जी, ये उसकी एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से समझाई कि क्या कहते हैं कि इसका क्या होगा कि क्या कहते हैं कि वो 60 रुपए की जो है मोनोपोली प्राइस 60 रुपए होगी, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ब्रेड सेल ही नहीं होगी। अब आप देखें कि क्या कहते हैं कि सोसाइटी का तो इस तरह से नुकसान हुआ है। कंज्यूमर जो है वो ब्रेड लेना चाहता था, लेकिन बेकरी जो है वो प्रॉफिट कमा सकती थी। ठीक है। ब्रेड की प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो थी, लेकिन मोनोपोली प्राइसिंग की वजह से ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, यानी दोनों तरफ पॉसिबल गेन था लेकिन मोनोपोली ने उसको रोक दिया। इसी को जी हम इनएफिशिएंसी कहते हैं। इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि मोनोपोली जो होती है वो इनएफिशिएंट होती है। क्यों इनएफिशिएंट होती है? क्योंकि प्राइस जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि वो गुड्स जो प्रोड्यूस होनी चाहिए थी वो प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक है। सोसाइटी का वेलफेयर रिड्यूस होता है, कंज्यूमर को गुड्स कम मिलती हैं, प्राइसेस हाई होती हैं और इकोनॉमी में डेड वेट लॉस होता है। ठीक है। लॉस पैदा होता है, जबकि कॉर्पोरेट कंपटीशन के केस में जो है वो एफिशिएंसी होती है क्योंकि वहाँ प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है।
जाती है, यानी जितनी सोसाइटी को ज़रूरत होती है उतनी प्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन मोनोपोली में अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करती है, और इसी वजह से जो है वो इनएफिशिएंसी जो है वो मार्केट में जनरेट होती है। तो ये थी जी डिटेल डिस्कशन के मोनोपोली का जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो इनएफिशिएंट क्यों होता है, या इनएफिशिएंसी इन मोनोपोली। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया है। डेड वेट लॉस ऑफ मोनोपोली के टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक जो है वो हमें ये बताता है कि मोनोपोली की वजह से सोसाइटी का कितना नुकसान हो रहा है, हाउ मच सोसाइटी लूजेस बिकॉज ऑफ मोनोपोली। कि मोनोपोली सिर्फ कंज्यूमर्स को ही हर्ट नहीं करती, बल्कि पूरी सोसाइटी के वेलफेयर को जो है वो रिड्यूस करती है। तो डेड वेट लॉस जो है वो असल में वो बेनिफिट होता है जो मिल सकता था, लेकिन मोनोपोली की वजह से भी वो लूज हो गया। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट का एक बेसिक आइडिया समझते हैं कि हम पहले ही हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, और हम ये चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोपोली मार्केट में जो आउटपुट होती है वो कम होती है और प्राइसेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और जब आउटपुट कम होती है तो कुछ ऐसे ट्रेड्स जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो नहीं हो पाते। ठीक है, यानी कुछ कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और फर्म उसको प्रोड्यूस भी कर सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है वो जानबूझकर प्रोडक्शन कम रखती है। तो इसी मिसिंग बेनिफिट को जी डेड वेट लॉस कहते हैं। ठीक है, अब कंपटीशन और मोनोपोली अब ये जिन दो जी सिचुएशंस होती हैं, एक होती है जी कंपेटिटिव मार्केट की और एक होती है मोनोपोली की। अब कंपेटिटिव मार्केट में जी आउटपुट को जी क्या कहते हैं, आउटपुट जी वैसी होती है। ठीक है, प्राइसेस जो होती है मतलब वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और प्राइसेस लो होती हैं, क्योंकि कंपटीशन में फर्म एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए एफिशिएंट एलोकेशन होती है और हर वो यूनिट प्रोड्यूस होती है जिसका जो है वो बेनिफिट उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम मोनोपोली के केस में देखें तो मोनोपोली में जो आउटपुट होती है वो वायम होती है। ठीक है, मोनोपोली में क्या होती है, मोनोपोली में जो आउटपुट होती है वो वायम होती है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि मोनोपोली में जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, वायम के बराबर होती है। ठीक है, मतलब प्राइसेस हाई होती हैं और अंडर प्रोडक्शन हो रही होती है, मतलब मोनोपोलिस्टिक आउटपुट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट से कम होती है। ठीक है, मतलब अंडर प्रोडक्शन का मतलब यह है कि सोसाइटी इतना प्रोड्यूस कर सकती थी। ठीक है, कि सोसाइटी को जितना ही प्रोडक्शन चाहिए होती है मोनोपोली उससे कम प्रोड्यूस करती है, यानी इकोनॉमी में कुछ यूजफुल गुड्स जो होती हैं वो मिसिंग रह जाती हैं। अब हम समझेंगे कि क्या कहते हैं कि जब मोनोपोली से कंपटीशन की तरफ मूव करती है इकोनॉमी तो क्या चेंजेस होते हैं। तो इस मूवमेंट में तीन इफेक्ट्स आते हैं। जब इकोनॉमी व्हाट चेंजेस व्हेन मूविंग फ्रॉम मोनोपोली टू कंपटीशन। ठीक है, तो जब इकोनॉमी जो है वो मोनोपोली से क्या कहते हैं मोनोपोली से परफेक्ट कंपटीशन की तरफ मूव करती है तो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, कि ये वाला पॉइंट है जी क्या कहते हैं कि जिसमें हमारी प्राइस जो है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ये परफेक्ट कंपटीशन को शो कर रहा है। और यहाँ पे जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमारी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है तो यहाँ पे डिमांड पर जो है वो हमारी आउटपुट डिटरमिन हो रही है, और ये जी मोनोपोली की प्राइस है। तो ठीक है, तो इस मोमेंट में जब हमारी इकोनॉमी मोनोपोली से प्रॉपर कंपटीशन की तरफ मूव करती है तो क्या चेंजेस आते हैं। अब इस मूवमेंट में जी तीन इफेक्ट्स आते हैं जिनको जी हम नॉर्मली एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी से इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले जी हम एरिया ए को समझते हैं। अब एरिया ए का जो क्या कहते हैं, इस एरिया ए में जो इफेक्ट है इसको ट्रांसफर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मोनोपोली में जी बेसिकली कंज्यूमर हाई प्राइस पे कर रहे होते हैं, ये है जी मोनोपोली की प्राइस। तो जब कंपटीशन आती है तो प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, अब कंज्यूमर कम पे करते हैं और उनके पास ज़्यादा बेनिफिट आ जाता है।
ठीक है। अब वो पे कम कर रहे हैं, ये जी मोनोपोलिस्टिक आउटपुट है और ये जी परफेक्ट कंपटीशन की आउटपुट है। तो क्या कहते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में जो है वो क्या कहते हैं, उसके परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो है वो प्राइसेस कम हो जाती है। अब कंज्यूमर्स कम प्राइस पे करते हैं, ठीक है, और उनके पास ज़्यादा बेनिफिट आ जाता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा मोनोपोली कमा रही थी, वो अब वो उनको नहीं मिलता, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पैसा मतलब कंपेटिटिव प्राइस ये है और मोनोपोली की प्राइस ये है। तो इसलिए जब इकोनॉमी मोनोपोली से प्रॉफिट कंपटीशन की तरफ मूव करेगी, तो जो वो एक्स्ट्रा पैसा कमा रही थी अब वो उसको नहीं मिलेगा, यानी पैसा सिर्फ फर्म से कंज्यूमर की तरफ जो है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। पैसा जो है मनी जस्ट शिफ्ट्स फ्रॉम टू कंज्यूमर और सोसाइटी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि एरिया ए का एक्चुअल एरिया ए जो है वो सोसाइटी का एक्चुअल लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गया और मोनोपोली प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, और कंज्यूमर का बेनिफिट बढ़ गया। इसलिए एरिया ए जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रियल सोशल लॉस नहीं है। अब एरिया बी को और एरिया सी को समझते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक्चुअल वेलफेयर गेन या लॉस को शो करता है। जब कंपटीशन आती है तो आउटपुट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे प्रॉफिट कंपटीशन पर आउटपुट क्या है, बढ़ गई है, ठीक है। तो अब वो एक्स्ट्रा यूनिट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो मोनोपोली में प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे थे, तो इन एक्स्ट्रा यूनिट से जो है वो नए कंज्यूमर्स को फायदा मिलता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक लॉजिक को समझें कि इन एक्स्ट्रा यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कंज्यूमर की वैल्यू से कम होती है, यानी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसलिए सोसाइटी को नेट गेन मिल रहा है, मतलब ये प्योर वेलफेयर गेन है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेकिन मोनोपोली में ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती ही नहीं है, इसलिए एरिया बी और सी का बेनिफिट जो होता है वो सोसाइटी को नहीं मिलता। इसी वजह से बी और सी को डेड वेट लॉस कहा जाता है। अब डेड वेट लॉस का सिंपल मतलब ये है कि वो वैल्यू जो सोसाइटी को मिल सकती थी लेकिन मोनोपोली की वजह से नहीं मिली, यानी वो गुड्स जो सोसाइटी में प्रोड्यूस होनी चाहिए थी लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है। तो अब इसको और ज़्यादा क्या करते हैं, अब जी हम देखेंगे कि डेड वेट लॉस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसको ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो मोनोपोली में की कंडीशन होती है कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। तो जब कंज्यूमर्स किसी एक्स्ट्रा यूनिट के लिए उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं तो उस यूनिट को प्रोड्यूस होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी को उससे गेन मिल रहा होता है, लेकिन मोनोपोली फिर भी उसको प्रोड्यूस नहीं करती, मोनोपोलिस्ट उसको प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसी वजह से जो है वो डेड वेट लॉस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि जो यूनिट प्रोड्यूस नहीं हुए जो प्रोड्यूस होने चाहिए थे उसकी वजह से डेड वेट लॉस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको हम सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करें जी किसी प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर 100 रुपये देने के लिए जी रेडी है, किसी प्रोडक्ट के लिए 100 रुपये देने के लिए रेडी है, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कंज्यूमर के लिए 100 रुपये है। मतलब उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो कंज्यूमर के लिए 100 रुपये के बराबर है और उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है वो सिर्फ 40 रुपये है। तो अब सोसाइटी का टोटल गेन अगर कैलकुलेट किया जाए, मतलब 100 में से 40 को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, मतलब रेवेन्यू में से उसकी कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास 60 रुपीज़ आ जाएगा, यानी सोसाइटी को 60 रुपीज़ का नेट बेनिफिट मिल सकता था। और एफिशिएंट मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। लेकिन मोनोपोलिस्ट सोचता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे ओवरऑल प्राइस रिड्यूस करनी पड़ेगी और मेरे पुराने यूनिट्स का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा।
इसी वजह से मोनोपोली जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अवॉइड करती है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि वो जो 60 का पॉसिबल बेनिफिट जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो गया, ना कंज्यूमर को मिला ना सोसाइटी को मिला, और इसी लॉस्ट बेनिफिट को जी हम डेड वेट लॉस कहते हैं। अब ये जो हमारे जो एरिया है ए बी और सी, इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब एरिया ए जो है वो सिर्फ कंज्यूमर से मोनोपोलिस्टिक फर्म की तरफ जो है वो पैसों का ट्रांसफर, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टोटल सोसाइटी का बेनिफिट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। एरिया बी और सी जो है वो रियल लॉस है। ये वो प्रोडक्शन और वेलफेयर है जो इकोनॉमी को मिल सकता था, लेकिन मोनोपोली की वजह से नहीं मिल पाया। इसलिए एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी और सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ की जो है वो क्या कहते हैं एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज करें कि एक शॉप है जो ब्रेड सेल करती है, ठीक है, और वो मोनोपोली है, ठीक है, उसकी मोनोपोली है। अब एक ब्रेड बनाने की कॉस्ट ही 20 रुपए है, ठीक है, और कंज्यूमर उस ब्रेड के लिए 50 रुपए देने के लिए। और अगर मार्केट एफिशिएंट होती तो ब्रेड प्रोड्यूस और सेल होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता और प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट मिलता। लेकिन मोनोपोलिस्टिक फर्म ने जी ब्रेड की प्राइस 60 रुपए रखी थी। अब कंज्यूमर 60 नहीं देना चाहता, तो रिजल्ट ये हुआ कि ब्रेड सेल ही नहीं। अगर आप देखें कि इस तरह से तो सोसाइटी का नुकसान हुआ। कंज्यूमर ब्रेड लेना चाहता था लेकिन नहीं ले सका। फर्म एक पॉसिबल प्रॉफिटेबल सेल से महरूम हो गई और इकोनॉमी में एक बेनिफिशियल ट्रेड मिस हो गई। ठीक है, यानी सोसाइटी का टोटल वेलफेयर रिड्यूस हो। डेड वेट लॉस जो है वो वैल्यू होती है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड से मिल सकती थी इकोनॉमी को, लेकिन मोनोपोली की वजह से वो ट्रेड अक्सर ही नहीं हो पाती। ठीक है, यानी डेड वेट लॉस जो है वो सोसाइटी का प्योर वेलफेयर लॉस होता है जो मोनोपोली की अंडर प्रोडक्शन की वजह से पैदा होता है। तो जी अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं कि मोनोपोलीज जो होती हैं वो क्यों बनती हैं। ठीक है, व्हाट कॉजेस मोनोपोलीज के मोनोपोली बनती ही क्यों है? तो कुछ मार्केट्स में बेसिकली बहुत सारी फर्म्स होती हैं और कंपटीशन होता है, जबकि कुछ मार्केट्स में सिर्फ एक ही फर्म होती है जो सारी मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि किसी इंडस्ट्री में कंपटीशन डेवलप ही क्यों होता है, ठीक है, और किसी में जो है वो मोनोपोली क्यों बन जाती है। तो उसका जवाब जो है वो कॉस्ट स्ट्रक्चर और मार्केट की डिमांड में छुपा होता है। व्हाई सम मार्केट्स हैव मेनी फर्म्स कंपटीशन एंड व्हाई सम हैव ओनली वन फर्म। ठीक है, तो इसका जो जवाब होता है कि वेदर अ मार्केट बिकेम्स competitive और मोनोपोली डिपेंड्स ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वर्सेस मार्केट डिमांड, के इसका जवाब जो है वो कॉस्ट के स्ट्रक्चर और मार्केट की डिमांड में छुपा होता है। तो यहाँ पर जी इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया जो है वो यूज किया जाता है, जिससे हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल या MES कहते हैं। अब ये मोनोपोली को समझने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब MES का मतलब क्या होता है? MES का मतलब ये होता है कि आउटपुट का वो लेवल जहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो है वो सबसे कम हो जाती है, यानी फर्म उस लेवल पर सबसे ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसको जी हम एक बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब फर्म्स होती हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस करती है, तो उसकी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि मशीन्स हैं, बिल्डिंग है और वर्कर्स का जो खर्चा है वो कम यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेगी फर्म, तो वो कम यूनिट्स पर डिवाइड होता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ एवरेज कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो इस मिनिमम पॉइंट को जी मिनिमम एफिशिएंट स्केल कहा जाता है, यानी मिनिमम एफिशिएंट स्केल वो स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन साइज है जहाँ फर्म जो है वो एफिशिएंटली काम करती है। अगर फर्म मिनिमम एफिशिएंट स्केल से नीचे प्रोड्यूस करे
तो उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। अगर फर्म मिनिमम एफिशिएंट स्केल पर प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, और अगर उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट स्टेबल रह सकती है। ठीक है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल से अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो कॉस्ट स्टेबल भी रह सकती है या कभी कभी इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो अब मोनोपोली का और परफेक्ट कंपटीशन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल मार्केट डिमांड के मुकाबले में कितनी बड़ी है। यानी हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पहले मिनिमम एफिशिएंट स्केल यानी एफिशिएंट प्रोडक्शन साइज, और दूसरी मार्केट की डिमांड यानी मार्केट कितनी बड़ी है और कंज्यूमर कितना प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है। हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले जी हम कंपैरेटिव मार्केट को समझते हैं। अब कंपैरेटिव मार्केट तब बनती है जब मिनिमम एफिशिएंट स्केल का जब मिनिमम एफिशिएंट स्केल और मार्केट साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। क्या होती है कि हमारी मिनिमम एफिशिएंट स्केल एमईएस जो है वो मार्केट के साइज के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, यानी एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आउटपुट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सारी फर्म जो है वो मार्केट में आसानी से काम कर सकती हैं। इस फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें कि सपोज मार्केट की डिमांड जो है वो 1 लाख यूनिट्स की है और मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है वो सिर्फ 5,000 यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि सारी फर्म्स 5,000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करे तो फिर ही वो एफिशिएंटली काम कर सकती हैं, और हर फर्म जो है वो मार्केट का छोटा सा हिस्सा जो है प्रोड्यूस करेगी और कंपटीशन जो है वो उससे क्रिएट हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब इसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सारी जो है वो फर्म्स आ जाती हैं। हर फर्म का मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, प्राइस जिसकी वजह से लो रहती है, और हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो कंपेटिटिव बन जाती है। अब हम सेकंड केस को देखेंगे जो है जी हमारा मोनोपोली मार्केट का। अब मोनोपोली जी तब बनती है जब हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। क्या होता है? मिनिमम एफिशिएंट स्केल बहुत ज़्यादा लार्ज हो और मार्केट डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली छोटी हो। ठीक है, यानी एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए इतनी ज़्यादा आउटपुट चाहिए हो जो सिर्फ एक फर्म ही प्रोड्यूस कर सकें। सपोज करें कि क्या करते हैं, सपोज करें कि मार्केट की डिमांड जो है वो 1 लाख यूनिट्स की है, लेकिन मिनिमम एफिशिएंट स्केल भी जो है वो 90,000 यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंट रहने के लिए फर्म को ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो अगर मार्केट में 2 या 3 फर्म्स आ जाएं तो फर्म की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी और उसकी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट ये होगा कि छोटी फर्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए एक ही फर्म जो है वो पूरी मार्केट को एफिशिएंटली जो है वो सप्लाई करेगी। अब रिजल्ट ये होगा, तो एक ही फर्म जो है वो पूरी मार्केट को एफिशिएंटली सप्लाई करेगी, यानी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट जो बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर मिनिमम एफिशिएंट स्केल स्मॉल हो तो कंपटीशन डेवलप होता है, और अगर मिनिमम एफिशिएंट स्केल लार्ज हो तो मोनोपोली डेवलप होती है। यानी मोनोपोली का मेन रीज़न कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि मिनिमम एफिशिएंट स्केल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना मैटर क्यों करता है? तो इसका जवाब जी कॉस्ट में छुपा हुआ है। तो अगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्म्स आ जाएं और हर फर्म कम आउटपुट प्रोड्यूस करे तो उसकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही फर्म जो है वो पूरी मार्केट को सप्लाई करे तो वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है और उसकी कॉस्ट लो रहती है। तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो नेचुरली मोनोपोली की तरफ जाती हैं। जब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो कंपैटिटिव मार्केट के केस में वेजिटेबल्स की मार्केट को अगर हम देखा जाए, कपड़ों की मार्केट को अगर हम देखें, रेस्टोरेंट्स को देखें, तो इन इंडस्ट्रीज में हमारा मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो होता है वो छोटा होता है। छोटे स्केल पर भी एफिशिएंटली काम हो सकता है।
इसलिए बहुत सारी फर्म जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और कंपटीशन होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ठीक है, वाटर सप्लाई को अगर हम देख लें, रेलवे को देख लें, तो इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, ह्यूज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए पोल्स चाहिए होते हैं, वायर्स चाहिए होते हैं, ट्रांसफार्मर्स चाहिए होते हैं, ग्रिड्स चाहिए होते हैं, वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन और ट्रीटमेंट सिस्टम चाहिए होते हैं, रेलवे के लिए ट्रैक्स और स्टेशन चाहिए होते हैं। तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हर फर्म अपना स्पेसिफिक और सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए तो कॉस्ट जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए एक ही फर्म को ऑपरेट करना जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसको जी हम नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का रोल जो है वो यहाँ पे मोनोपोली में समझना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है वो मोनोपोली को इन्फ्लुएंस कर सकती है। किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती है? ये क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कंपटीशन को इंक्रीज करना चाहे तो वो फॉरेन ट्रेड को जो है वो अलाउ कर सकती है, बैरियर्स टू एंट्री को रिमूव कर सकती है और नए फॉर्म्स को मार्केट में आने में हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन मोनोपोली तब ज्यादा होती है जब मार्केट छोटी होती है। ठीक है, जब मार्केट छोटी होती है, ठीक है, नए फॉर्म्स के लिए एंट्री डिफिकल्ट होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कभी-कभी मोनोपोली जो होती है वो बेसिकली अनअवॉइडेबल होती है। समटाइम्स मोनोपोली इज अनअवॉइडेबल। एग्जांपल इसकी है कि इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई के केस में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि मोनोपोली को रेगुलेट करे या नहीं। गवर्नमेंट कंपेयर करती है कि मोनोपोली का डेड वेट लॉस को और रेगुलेशन के कॉस्ट को, फिर वो ऑप्शन चूज करती है कि जिसमें टोटल लॉस कम हो। ठीक है, अब मोनोपोली के कुछ और कॉजेज भी हम समझते हैं। जैसे पहला कॉज होता है कि जी कार्टेल या कॉल्यूशन। अब कार्टेल बेसिकली तब बनता है जब अलग अलग फर्म जो है वो सीक्रेटली जो है वो कॉपरेट करती हैं। नॉर्मल कंपटीशन में फर्म एक दूसरे से compete करती हैं, लेकिन कार्टेल में जो है वो फर्म जो है वो मिलकर आउटपुट पर काम कर देती है, आउटपुट जो है वो कम कर देती है और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी ऑफिशियली जो है वो फर्म अलग अलग होती हैं लेकिन बिहेवियर मोनोपोली जैसा है। ठीक है, ये कस्टमर्स को लगता है कि मार्केट में कंपटीशन है लेकिन असल में फर्म जो है वो सीक्रेटली मिलकर जो है वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रही है। तो मिसाल के तौर पर अगर 5 सीमेंट की जो कंपनियां हैं वो सीक्रेटली डिसाइड कर लें कि सब काम प्रोडक्शन करेगी, ठीक है, और हाई प्राइस चार्ज करेगी तो मार्केट में मोनोपोली जैसा जो है ये फर्म्स बिहेव करेंगी। ठीक है, अब कार्टन ज्यादातर जो है वो कंट्रीज में इलीगल होता है क्योंकि ये कंज्यूमर को जो है बेसिकली नुकसान देता है और गवर्नमेंट जो है वो एंटी ट्रस्ट लॉ के थ्रू जो है वो उनको पनिश करती है। अब इसका हिस्टोरिकल डोमिनेंस या फर्स्ट मूवर एडवांटेज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कभी कभी एक फर्म जो होती है वो मार्केट में सबसे पहले एंटर करती है और टाइम के साथ बहुत पावरफुल हो जाती है, उसको रेपुटेशन मिल जाती है, कस्टमर्स को ट्रस्ट करने लगते हैं और वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट भी कम कर लेते हैं। अब नए फर्म्स के लिए compete करना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी बहुत पहले मार्केट में आई और उसने स्ट्रॉन्ग ब्रांड ही अपना एक बिल्ड कर लिया और कंज्यूमर उसी को ही प्रेफर करते हैं तो नई फर्म्स कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, और कभी कभी जो है वो इनकम्बेंट फर्म यानी पुरानी डोमिनेंट फर्म जो होती है वो इंटरनेशनली प्राइसेस को टेम्परेरीली जो है वो लो कर दे ताकि जो है वो न्यू फर्म जी मार्केट में सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इस स्ट्रेटजी को जी प्रेडेटरी बिहेवियर भी कहा जाता है। तो इसलिए इस सारे का फाइनल कंक्लूजन ये है कि मोनोपोली का मेन रीजन मार्केट की कॉस्ट स्ट्रक्चर और डिमांड साइड हो।
कि अगर एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए बहुत लार्ज स्केल की ज़रूरत हो, तो एक ही फर्म जो है वो सर्वाइव करे और मोनोपोली जो है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल पर भी एफिशिएंटली प्रोड्यूस किया जा सकता हो, तो बहुत ज़्यादा सारी फर्म जो है वो मार्केट में एंटर करती है और कंपटीशन क्रिएट करती है। तो ये था जी हमारी कि मोनोपलीज क्यों बनती हैं, इस टॉपिक की डिटेल डिस्कशन। यहाँ पर हमारा ये 7th मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाला पूरा मॉड्यूल अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।